नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जी हाँ, हमने आज से स्टार्ट कर दिए यहाँ पे सीटेट की प्रिपरेशन, ठीक है। और सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की यहाँ पे तैयारी कराऊंगी, ठीक है ना। जो सीटेट पेपर 2 है, सीटेट पेपर 2 में हम SST ऑल यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स थे, जैसा हिस्ट्री है, जो है यहाँ पे बात करें NCERT 6 to 8 की यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी, हिस्ट्री भी, देन ज्योग्राफी, देन यहाँ पे पॉलिटी, तीनों के तीनों चैप्टर्स, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आई होप आपको बेस्ट लगे। बहुत ही बेहतरीन मस्त एकदम कंटेंट है यहाँ पे, स्पेशली NCERT। सो सीटेट NCERT सीरीज चैप्टर फर्स्ट है, क्या कब कहाँ और कैसे, और हिस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है जी, बाय शिवानी सिंह। और ये यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम NCERT 6, जी हाँ, सबसे पहले हम NCERT 6 की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पे हम क्लास 7 की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर 8 की हिस्ट्री। पहले हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। क्या कब कहाँ और कैसे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पे आप सबको कराऊंगी। सो चलिए देखो। और फ्रेंड्स, एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि मैंने स्पेशल यहाँ पे NCERT की PDF को तो ऑन नहीं किया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप क्या पढ़े क्या नहीं थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और यहाँ से आपको PDF भी मिलेगी, और सेम वहीं से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैंने यहाँ पे टाइप किए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन हुंदा मस्त यहाँ पे हमारी क्लासेस हैं। सो बिल्कुल आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे पहले ये पॉइंट्स हैं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 7505890761, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीटेट की ऑल सभी PDF आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो फर्स्ट आप ज्वाइन कीजिए, ओके। चलिए, तो टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे और क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो अगर आपने NCERT यहाँ पे पढ़ी है तो सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से अगर हम सीटेट की बात करें, सीटेट में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपके, ऑप्शन वाइज इस तरह बनते हैं कि 4 ऑप्शन देंगे, फिर नीचे कथन दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। तो नर्मदा नदी के बारे में सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, कि क्योंकि कहाँ से क्या क्या पॉइंट्स आपसे पूछ ले, कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो नर्मदा सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, नर्मदा नदी यानी कि कुशल संग्राहक। क्या पढ़ेंगे, कुशल संग्राहक। इसके बारे में ये क्या होते हैं, एक्चुअली कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। देखो, अगर हम नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी कुशल संग्राहक, अगर यहाँ से क्वेश्चन बने, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। किस नदी तट पर, नर्मदा नदी। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए में जड़ों और फलों तथा जंगल के कुछ अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। तो यहाँ से नर्मदा नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी के बारे में आपको विस्तार से बताना है यहाँ पे, और सही कथन को भी चूज करना है, ठीक है। तो नर्मदा नदी के बारे में एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते हैं, नर्मदा नदी तट पर। और यहाँ पे जो आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, कौन थे, कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। और ये जो कुशल संग्राहक थे, ये भोजन के लिए जड़ और फल और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। तो ऑप्शन में इसी तरह से ये सारे ऑप्शन होंगे, आप वहाँ पे कंफ्यूज होंगे या नहीं होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। और ये जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। तो इस तरह नर्मदा नदी के बारे में कि आपको जो है बताना है, और 4 ऑप्शंस होंगे, नीचे कथन आपको चूज करना होगा। ये सारे पॉइंट्स हैं, वहाँ से पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो ये आखेट, अगर हम बात करें आखेट का मतलब होता है शिकार, जो यहाँ पर हमने कुशल संग्राहक के बारे में पढ़ा है, ये जो आरंभिक लोग थे, क्या ये जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे या नहीं करते थे, इस तरह से, ठीक है ना, सारी चीज़ें। चलिए, तो जो यहाँ पे ये चीज़ें हैं आपको बिल्कुल फ्री में PDF भी मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना। बहुत ही बेस्ट तरीके से कंटेंट यहाँ पे आपके सामने प्रोवाइड कराया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले
गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आपके सीटेट में बनते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये आने की संभावना है, क्या पहला क्वेश्चन ये आने की संभावना है कि वह क्षेत्र कौन सा है जहाँ पे कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे लगभग 8000 कब लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले यहाँ पे कौन सी फसलों को उपजाया था। तो सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को सबसे पहले उपजाया था, ठीक है ना। तो कहाँ पर यह है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर। कहाँ पर, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर सबसे पहले स्त्री पुरुष ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाया था। और यहीं पर उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू भी बनाना शुरू किया। और ये लोग गांव में रहते थे। कौन से लोग, जो यहाँ पे सुलेमान और जो किरथर की पहाड़ियों पे लोग रहते थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाया सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर ही, और सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर ही इन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। और ये लोग गांव में रहते थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब पढ़ेंगे उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य जो पहाड़ियाँ हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। जी हाँ, अब ये क्वेश्चन बनेगा चावल से रिलेटेड। चावल सबसे पहले कहाँ पे उपजाया गया, तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर। और विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर सबसे पहले इन लोगों ने चावल को क्या किया था, उपजाया था। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी, नो डाउट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ये सारे एनसीईआरटी फैक्ट्स हैं। बस क्या है कि मैंने एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ पे नहीं ओपन की और मैंने आपको इस तरह से टाइपिंग करके पढ़ा रही हूँ सीधा यहाँ से, ठीक है ना, जिससे आप कंफ्यूज भी ना हो और आपको पीडीएफ भी मिल जाए। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, अब पढ़ने वाले सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखो सिंधु तथा जो सिंधु की सहायक नदी है, जो सिंधु है, सिंधु नदी है, और जो सिंधु नदी की भैया क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भैया एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ये सहायक नदी कहलाती है, ठीक है ना। अच्छा, तो इनका निर्माण अगर पूछे 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे अगर यहाँ पे बात करें आरंभिक नगर कब फले फूले, किस वर्ष, 4700। ऑप्शन में वहाँ पे 4800 होगा, 4500 होगा, कंफ्यूज करने के लिए। और अगर हमने एक एक पॉइंट्स को पढ़ा है तो ऐसे कैचअप करेंगे और बिल्कुल भी गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो गंगा व इसकी सहायक जो नदियाँ हैं इसके किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा गंगा व इसकी जो सहायक नदी है। अभी तो देखो, अभी सिंधु और इसकी सहायक नदियों का देखा, अगर सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों की बात करें कि सिंधु की सहायक नदी और सिंधु नदी घाटियों पर कब जो है यहाँ पे नगर फले फूले 4700 वर्ष पूर्व। अब गंगा की बात कर रहे हैं, किसकी, अब गंगा नदी की बात कर रहे हैं और गंगा की सहायक नदी। तो जो गंगा और इसकी जो सहायक नदी है इनके किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग यहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है और सिंधु नदी घाटी पर माना जाता है 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखनी है, दो फैक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। अब पढ़ेंगे हम गंगा तथा इसकी सहायक नदी। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, गंगा तथा इसकी सहायक नदी। बात करें सोन गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान में ये बिहार में
ओके, इस नाम से जाना जाता था। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सोन गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में, पहले की बात करें तो क्वेश्चन ये बनेगा सोन गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास यानी गंगा और इसकी सहायक नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था भैया? मगध नाम से जाना जाता था। और इसके शासक बहुत क्या थे? शक्तिशाली थे। किसके? इसके शासक, जो मगध की बात कर रहे हैं, मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट्स बनेगा तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों पर आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता है? मगध यहाँ पे कहलाता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी और चीज़ें समझ भी आ गई होगी और पीडीएफ भी मिलेगी। कंटिन्यू जब तक एग्जाम नहीं होता इसको आप पढ़ते रहना। सो बस पहले तो आपको हमारे साथ में बने रहना है कंटिन्यू, तभी तो आप कंटिन्यू क्लासेस देख पाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम देश का नाम अपने भारत, अब ये जो हमारा भारत है, हमारा जो भारत देश है, ये भारत नाम कैसे पड़ा, किस तरह पड़ा, क्या किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई, तो सारी चीज़ें हम इसके बारे में मोस्टली पढ़ने वाले हैं। तो देखो देश के नाम की बात करें, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, आपको पता है। अच्छा, ये जो इंडिया है भैया, इंडिया आप सब इंडिया कहते हैं, अपना भारत है, इंडिया हिंदुस्तान, ठीक है ना। तो इंडिया शब्द ये किससे निकला है? इंडिया शब्द इंडस से निकला है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है। इतनी चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब देखो जो इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है और जो ये इंडस शब्द है, इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। फिर यहाँ पे लगभग 2500 फिर बात होती है, अभी तो हमने इंडिया का नाम पढ़ा, ठीक है, कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इंडस से होती है, ठीक है, इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। फिर लगभग 2500 फिर 2500 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं और 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से, कहां से? जो अपना भारत है, भारत की उत्तर और पश्चिम की ओर से, उत्तर और इधर पश्चिम की ओर से, ठीक है ना, आने वाले ईरानी थे और यहाँ पे यूनानी थे। इन्होंने सिंधु को हिंदोस अथवा क्या इंदोस यानी सिंधु, यही इसकी बात कर रहे हैं इंडस की, ठीक है ना, कहा। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इन्होंने इंडिया कहा। तो इंडिया किसने कहा? ईरानी और यूनानियों ने इस तरह से, और सिंधु को इन्होंने हिंदोस और इंदोस कहा, ठीक है। और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलती है और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऋग्वेद की बात हुई, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले सारे पॉइंट्स हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे देश का नाम देखा, इंडिया भारत जैसे हम नामों का यूज़ करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसका संस्कृत में क्या है? सिंधु इसे कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व फिर उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानी आए और फिर क्या है? यूनानी आए। इन्होंने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर इस भूमि को इन्होंने इंडिया कहा, ईरानियों ने और यूनानियों ने, ओके। फिर भारत नाम का यूज़ उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है और इसकी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलती है, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर है, आई होप चीज़ें समझ आ रही होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? पांडुलिपि। देखो जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू का मतलब होता है हाथ और स्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, यानी कि हाथ से निकला, ठीक है। पांडुलिपि तो भैया मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू का अर्थ होता है हाथ और स्क्रिप्ट का मतलब होता है निकला। देखो अंग्रेजी में जो पांडुलिपि है इसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है क्या? मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द। और ये लैटिन शब्द मेनू से बना है। मेनू का अर्थ क्या है? हाथ,
और स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, ठीक है, हाथ से निकला है। तो ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, पांडुलिपि कहाँ पे, किस तरह और कहाँ पे लिखी मिलती है। ये जो पांडुलिपि है कहाँ पे लिखी मिलती है, तो यह ताड़पत्रों हिमालय जैसे क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ से, ओके, उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो पांडुलिपि कहाँ से, किस तरह से, ये भी चीजें याद रखनी है। हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक भुर्ज नामक पेड़ है, उसकी छाल पर वहां से तैयार किया जाता है भोजपत्र पर यह लिखी जाती है पांडुलिपि आपकी। अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, ओके, जस्ट देखो आप ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, पेड़ की छाल है। ये क्या है यहाँ पे, ये पेड़ की छाल है, बुर्ज पेड़ की छाल है। यहाँ पे ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी और किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक क्या है, ये पांडुलिपि यहाँ पर है। और आप देख रहे हैं क्या है, ये हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ उगता है जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे भुर्ज पेड़ की छाल से ये है यहाँ पे बनी है और इसी, ठीक है, इसी पर हमने यहाँ पे पांडुलिपि लिखी है। ओके, तो इस प्रकार, ओके, क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अभी देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम पांडुलिपियों के बारे में ही बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। इतने वर्षों में, इतने जो है दिनों की बात करें, कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विवाहों में प्राप्त होती है। जी हाँ, आज भी ये पांडुलिपि देखो तो प्रेजेंट टाइम में, जी हाँ, आज भी ये पांडुलिपि इस तरीके हमारे बीच में है और यह है यहाँ पे मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों और राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आम लोग किस भाषा का यूज करते थे, प्राकृत भाषा का यूज करते थे। बार बार रिवीजन कर लिए, फटाफट यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसे ज्वाइन कीजिए फास्ट, फटाफट, ठीक है ना। वहीं पर आपको ये सीटेट की पीडीएफ मिलेगी और यूपीएसआई की पीडीएफ आपको मिलती है टेलीग्राम पर। अभी हम अभिलेख के बारे में बात करेंगे। अभिलेख क्या होता है, जैसे पांडुलिपि, यहीं पर एक अभिलेख भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। ओके, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्राय शासक, अगर यहाँ पे बात करें, लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो एक अभिलेख है, ये कहाँ पर लिखा जाता है, तो यहाँ से बस यही क्वेश्चन बनता है, अभिलेख कहाँ से, किस तरह लिखा जाता है। तो ये लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट्स के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखें। तो अब अगर हम अभिलेख की बात करें, यह लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका सीटेट में इस तरह बन सकता है, जो ये अभिलेख है, सबसे पहले तो ये किस तरह, कहाँ पर, किस तरह यह है आपका लिखा जाता है। तो मैंने बताया पत्थर वत्थर, ओके, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था और यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी अथवा अगर बात करें अरामीक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में आपका है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो कौन कौन सी भाषाओं में है ये, यहाँ पर देखो, यहाँ पे अरामीक नामक 2 भिन्न लिपि भाषाओं में यह लिखा जाता है, यूनानी और क्या, अरामीक जो अभिलेख, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमने आपको दिखाया है। चलिए आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, 1 मिनट रुको थोड़ा।
सो आगे बढ़ते ही नेक्स्ट है, लाइट ना कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह से होती रहती है, तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा डल कर देती है, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए इतना ठीक है, नॉर्मल है ना। आपको दिखना भी तो सही चाहिए, वो सबसे ज़्यादा क्या है, मेन है। ओके, अभी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं हम इतिहास और तिथियों के बारे में बात करेंगे। इतिहास और तिथि, जी हाँ, तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अंग्रेजी में क्या होता है, बीसी होता है, हिंदी में ऐसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसु पूर्व कहते हैं, ईसु पूर्व। इसका तात्पर्य क्या होता है, देखो इंग्लिश में बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईसु भी लिखा पाती हो, ठीक है। तो यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से माना जाता है। देखो यहाँ पे इंग्लिश में हम बीसी, जिसे हम ईसु पूर्व, जैसे कहते हैं ना कि यह है यहाँ पे कार्य इतने से पूर्व हुआ, यह कार्य इतने से पूर्व हुआ, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो यहाँ पे दर्शाई जा रही है कि ये चीज़ें इतनी इससे पूर्व हुई, तो बीसी को इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें, कभी कभी आपने हिंदी में सिर्फ ओनली ईसु भी लिखा हुआ दिखा होगा, ईसु, ठीक है ना, कि 1945 ईसु, ठीक है, इस तरह से। तो इसे हम क्या कहते हैं, एनो डोमिनो कहते हैं। नामक दो लैटिन शब्दों से मिलके बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के, इनका तात्पर्य जो है ईसा मसीह के जन्म से ओके आपका माना जाता है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का भी प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का यूज बिफोर कॉमन एरा के लिए भी होता है। और हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का भी प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट, ओके, वर्तमान से पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जैसा ईसु पूर्व और ईसु, इनकी अगर हम बात करें तिथियों का, इन तिथियों का जन्म कब होता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ईसा मसीह है, इनके जन्म के वर्ष से यहाँ पे ये आपका माना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको बताया गया है कि इन्हें हम क्या क्या किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, PDF फ्री में आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, फटाफट वहीं पे मिलेगी और तुरंत सारी आप प्रिपरेशन करते रहो बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और कंटिन्यू क्लासेस आज से स्टार्ट हो गए ना, तो कंटिन्यू चलेगी। अभी देखो हमने यहाँ पे अगर बात करें जो सीटेट SST पेपर 2, जो SST के यहाँ पे पोर्शन है, जिसमें कि क्लास 6 की जो हिस्ट्री है, क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो भी यहाँ पे NCERT के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए मैंने। अब इस यहाँ पे फर्स्ट, अगर बात करें इस फर्स्ट चैप्टर के, अब यहाँ पे कुछ मैं MCQ भी दिखा देती हूँ, आखिर किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी में रहने वाले लोग किस काम में निपुण थे। जो नर्मदा घाटी में रहने वाले लोग थे किस काम में निपुण थे, बताओ क्या काम करते थे। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको पहले नर्मदा घाटी के बारे में पढ़ा है, वहाँ पे कुछ कुशल संग्राहक रह करते थे, तो भैया वो शिकार करते थे और फल संग्रह अपना करते थे, ठीक है ना। तो जी हाँ, मैंने पढ़ाया था। देखो धातु का यूज़ नहीं, लेखन करना नो, खेती करना नो, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसलिए मैंने कहा था लास्ट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगी। नेक्स्ट जो पांडुलिपियाँ है किसे कहते हैं, बताओ पांडुलिपियाँ किसे कहते हैं, कैसे लिखी जाती है, क्या छपी हुई किताबें होती हैं, क्या मौखिक कहानियाँ होती है, पत्थर पर लिखी बातें होती है, नहीं। देखो पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी हुई क्या होती है, आपकी पुस्तकें होती है। और पांडुलिपियाँ जिसे हम इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, मैन्यू का अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ, यानी कि हाथ से लिखी हुई जो पुस्तक है, ठीक है ना, यही क्या होती है आपकी पांडुलिपियाँ होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट है पांडुलिपियाँ किस वस्तु पर लिखी जाती थी, अभी बता दो भैया। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज नामक पेड़ यहाँ पर उगता है, और एक भुर्ज नामक जो पेड़ यहाँ पर उगता है उसी की छाल पर ताड़पत्र और भोजपत्र पर यह आपकी लिखी मिलती है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, ये सीटेट का ही है स्पेशल, कि निम्नलिखित में से मैं
आपको पढ़ाया भी है स्टार्टिंग में ही कि क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों ने लगभग 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती शुरू की थी। तो बताइए कहाँ पे? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर। और ये मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़िया गजब तरीके से थ्योरी भी कराई है पहले, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहर पर एक परियोजना की योजना बना रहे हैं। आप छात्रों से इसके बारे में पता लगाने के लिए कह रहे होंगे। तो क्या है ये? गंगा घाटी है, नर्मदा घाटी है, सिंधु घाटी है या फिर ब्रह्मपुत्र घाटी है? देखो, आप भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहर पर एक परियोजना की योजना बना रहे हैं, तो आप छात्रों से इसके बारे में पता लगाने की सबसे पुरानी परियोजना। तो सबसे पुरानी आपको पता है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री में सबसे पहले पूरा पाषाण काल स्टार्ट होता है, और पूरा पाषाण काल से ही ये सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सारी आपकी निकलती है। जी हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली निकलती है। ठीक है, तो यही तो हमारी सबसे पुरानी है भैया। थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो कर जाएंगे। ठीक है ना, आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ही लास्ट है आपका। भारत की भौतिक विशेषताओं को पढ़ाने के दौरान एक शिक्षक छात्रों से विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला में बहने वाली नदियों को भारत के भौतिक मानचित्र पर चिन्हित करने के लिए कहता है। वह छात्रों को निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाना चाहती है? नर्मदा है और ताप्ती है, नर्मदा और महानदी है, ताप्ती और गोदावरी है, कृष्णा और गोदावरी है। भारत की भौतिक विशेषताओं को पढ़ाने के दौरान एक टीचर छात्रों से देखो यहाँ पे विंध्य और सतपुड़ा, तो ये बताना है इन पर्वतमालों में जो बहने वाली नदी है वो भारत में कौन कौन से है। तो सतपुड़ा और विंध्य भैया, एक तो नर्मदा है और एक क्या है? ताप्ती है। तो देखो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे और क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे और ये भी समझ आ गया होगा। और इतनी बेहतरीन तरीके से इतना मस्त कंटेंट प्रोवाइड करा है, स्पेशली NCERT बेस। यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में थ्योरी कराई जाएगी, लास्ट में उस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी, और ये PDF भी फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। 7505890761 ये मेरा नंबर है, फटाफट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।